नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास मुलाकात। आज की इस खास मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक कवियत्री हैं। कवि जो अपने भावों को रसाभिक्षित करके उन्हें बताता है, लोगों तक पहुंचाता है। ऐसा ही भाव जो वीर रस का भाव है वो आज ये मौजूद कवियत्री हमारे बीच में है, वो पहुंचाती आई हैं। 2018 से मंच संचालन के साथ साथ बेहद खूबसूरत कविताएं लिखती हैं और साथ ही आपको बता दें कि एक अधिवक्ता भी है। हमारे साथ मौजूद हैं एमपी से आई दीपशिखा जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार सभी उदयपुर वासियों को। दीपशिखा जी, सबसे पहले तो आपके सफरनामे के बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ से आपने अपनी स्टडी करी और उसके बाद कविताओं की तरफ रुख कैसे आपने किया? देखिए, शिक्षा का जहाँ तक सवाल है तो 2-3 माध्यम रहे मेरे पास में। पहले मैं अपनी बुआ के पास में रही, चूँकि राजनीतिक परिवार था तो वहाँ से देश की स्थितियों को समझने का और देश की राजनीति को समझने का जो है वो बचपन से मुझ में था कि हाँ, किस तरीके से देश की राजनीति चल रही है, क्या परिस्थितियाँ हैं हमारे सामने। तो उन चीज़ों को मैं शुरुआत से देखती आई हूँ। उसके बाद अपने गाँव आई, यहाँ पर एक ग्रामीण माहौल मुझे मिला। मैंने जीवन की वो सारी समस्याएं देखी जो हर एक मध्यम वर्गीय परिवार झेलता आया है, और मध्यम वर्गीय परिवार का किसी ऊंचाई तक जाना या बाहर तक जाना, अपने गांव से निकल के, अपने घर से निकलकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। प्रारंभ में हम क्या करते हैं कि कविता लिखने के लिए हर एक व्यक्ति किसी साहित्यकार को पढ़ता है, रचनाकार को पढ़ता है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने अपनी रचनाएं वहाँ से प्रारंभ की जहाँ से हमने खेतों में निदाई और गुड़ाई करते हैं ना, बस वहाँ से कुछ भाव आए, गुनगुनाए, घर पे आके डायरी में लिखा। यहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। तो चुनौतियों की बात आपने करी कि बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। किस तरह की समस्याओं को आपने फेस किया? क्योंकि ये सारे ऐसे काम हैं जो अमूमन जो आम महिलाएं करती हैं उनसे कुछ अलग जाके करना होता है, तो बाहर हमें निकलना होता है, महिलाओं को बाहर निकलना होता है। तो किस तरह की समस्याओं का सामना आपने अपने करियर में अब तक किया? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं या ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो वहाँ से निकलकर पढ़ाई करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल। हमने 12th तक की परीक्षा तो हर एक के लड़की के लिए लिखी होती है कि हाँ कर लेंगे, क्योंकि ये ज़माना है और सब पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ से निकल के आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ये पहले से निर्धारित नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ बताती है कि आगे क्या निर्धारित होता है आपके लिए, आपका परिवार आपके लिए क्या निर्धारित करता है। तो हमारी 12th की परीक्षा हुई, उसके बाद में कॉलेज एडमिशन। मैं एक बहुत बड़ी चीज़ कहूँगी कि मैंने कॉलेज में पढ़ते हुए, महाविद्यालय में पढ़ते हुए कभी महाविद्यालय की कक्षाएं नहीं देखी। अच्छा। क्योंकि मैंने 12वीं पास करने के बाद सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे लिए ये था कि आप जाकर परीक्षा दे दो, बहुत बड़ी चीज़ है, आप उसे पढ़ लीजिए, ये आपके लिए पढ़ाई है। मतलब इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद हमारी पढ़ाई भी वहाँ से की जहाँ से जैसे खेतों में काम करते हुए या घरों का काम करते हुए यहाँ से पढ़ना शुरू किया। अब बात रही कि कविताओं की, तो कविताओं के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप हिंदी साहित्य ही पढ़ें या कोई भाषा विशेष ही पढ़ें। हमारे क्षेत्र के मनासा के एक बहुत बड़े कवि हैं बाल कवि बैरागी जी, उनसे 1-2 बार मिलना हुआ था। वैसे वो हमारे यहाँ क्षेत्र में राजनीतिक रूप से ज़्यादा जाने जाते थे, तो जब भी उनसे मिलना होता था तो उनका कहना होता था कि अगर आपके मन में लिखने के लिए उत्साह है तो लिखिए जी, थोड़ा लिखिए, ज़्यादा लिखिए, कैसा भी लिखिए, लेकिन लिखिए। धीरे धीरे स्वयं भगवती आपको आशीर्वाद देती है कि आप उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर वो आपको पहुँचाना चाहती है। इतनी समस्याओं के बाद भी आपने अपना एजुकेशन को पूरा किया, आप अधिवक्ता के तौर पर भी आज हैं और कवयित्री भी आप हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि बुवाई से और घड़ाई से जो चीज़ आपने देखी वहाँ से आपके अंदर कविताओं को लेकर एक प्रस्फुटन होता है और आप उन चीज़ों को सीखती हैं। तो सबसे पहली कविता आपकी कैसी थी और जब आपने उस कविता को लिखा और लोगों तक पहुँचाया या सुनाया, चाहे घर वालों को सुनाया, तो किस तरह का रिएक्शन रहा था लोगों का? मेरी पहली कविता जो थी, अगर आप देशभक्ति में किसी कवि से बात करेंगे तो उसका बीज अंकुरण होता है गांधी जी से या क्रांतिकारियों से जी।
तो मेरी पहली कविता भी गांधीवादी थी। गांधी जी को लेकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी मैंने कि भारत का पुनर्निर्माण करेंगे, गांधी लाएंगे। हालांकि मुझे वो याद नहीं है, और ना वो कविता किसी जनमानस तक पहुंची या मेरे परिवार वालों तक भी पहुंची, क्योंकि जब पहली कविताएं होती है तो वो आपकी जो पढ़ने की जो किताबें होती है या आपकी जो पाठ्य पुस्तकें होती है, उनके जो पीछे खाली जगह होती है वहां पर लिखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सारी दुनिया से या घर वालों से छुपा कर या कोई देख नहीं ले कि इसने कुछ लिखा है, वैसे लिखी जाती है। तो बस वो उसी तरीके से लिखी गई थी। अच्छा, तो जब फर्स्ट टाइम आपने स्टेज संचालन किया, बताया जा रहा है कि आप एंकरिंग भी करती थी, गायत्री परिवार से भी आप जुड़ी हुई हैं, वो किस तरह का सफ़र था? जी देखिए, अपनी पढ़ाई करने के बाद में मैंने स्कूल पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। और जब आप एक शिक्षक बनते हो तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो जाते हैं। तब आप वो सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमने विद्यालय में नहीं सीखी। वहीं से अपनी कविताओं को बच्चों के सामने रखना, स्कूल के जो कार्यक्रम होते हैं उनका संचालन करना, बच्चों को सिखाना कि किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, बच्चों को ये सिखाना कि किस तरीके से लिखा जाए, इन सारी चीज़ों ने उनसे ज़्यादा मुझ में निखार लाया। मैं अपने आप को स्थापित कर पाई बच्चों के माध्यम से, क्योंकि आपकी जो कमियां होती है, बच्चे बिल्कुल एक भगवान का रूप होते हैं। अगर आप कुछ कमी भी करेंगे तो उसी वक्त बता देंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हैं। तो बस वहाँ से प्रारंभ हुआ। विद्यालय में पढ़ाते हुए जब भी हम किसी कार्यक्रम में गायत्री परिवार से जो है गायत्री परिवार के सभी गुरुजी होते थे उन्हें बुलाते थे, तो मेरी एक दो बार कविताएं गुरुजी के सामने प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में मनासा मनासा के हमारा जो गायत्री पीठ है, हमारे नीमच जिले का जो गायत्री पीठ है, वहाँ से मुझे महिला सशक्तिकरण के लिए और इनके लिए जो है आमंत्रण आने लगे थे। और कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे लोगों से जुड़ते हैं आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाता है। तो बस एक दो प्रोग्राम हुए, धीरे धीरे स्वयं इतना अपने आप में इतना आत्मविश्वास हो गया कि मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मैं सबके सामने अपनी बात कह सकती हूँ। जो अब तक मैं किताबों में डायरी में लिखती आई हूँ, अब वो मैं लोगों के सामने कह पाऊंगी। बिल्कुल। तो जिस तरह का सफ़र आपका रहा है, जैसा मैं अब तक जान पाई हूँ आपकी बात से, मुझे ऐसा लगता है कि जिस महिला को आज के ज़माने में घूंघट की जीनत हम लोग कहते थे, वो अब परिवार संभालती हैं, देश संभालती हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो वर्तमान स्थिति में आप कैसी पाती हैं महिलाओं की स्थिति? क्या पहले से ज़्यादा सुदृढ़ हुई है? क्योंकि जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार अभी बढ़ रहे हैं, जिस तरह से यौन शोषण महिलाओं का हो रहा है, उस पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगी। देखिए, महिला सशक्तिकरण और यौन उत्पीड़न दोनों अलग चीज़ें हैं। महिला सशक्त हुई है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन महिला सशक्तिकरण हो चुका है इसलिए यौन उत्पीड़न नहीं होगा, ये अलग चीज़ है। आप किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नहीं पढ़ पाते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, और यही परिस्थितियां आज के ज़माने में हैं। लेकिन महिला तो सशक्त तब है ना जब वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सारे ही रूप से, सामाजिक रूप से भी वो अगर सुदृढ़ है तो वो सशक्त है। महिला के लिए सशक्तिकरण मैं मानती हूँ कि महिला अपने घर से बाहर निकल के खुद स्वयं हर एक कार्य कर पाए। महिला अपने घरों से बाहर निकली है, हर एक कार्य कर पा रही है। अब शारीरिक सुरक्षा का जहाँ पर सवाल आता है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी हो जाती है। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये सामाजिक सशक्तिकरण है। अगर समाज सशक्त होगा तो महिला अपने आप सुरक्षित है। कहते हैं ना, मैं एक लॉयर भी हूँ, हमें पढ़ाया जाता है कि अपराधी बनता नहीं है, उसकी मनस्थिति बनाती है। अच्छा। उसके सामने परिस्थितियां आती है तो वो अपराध करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसी कैसी परिस्थितियां आ रही है कि एक अबोध बालिका है, नवजात बालिका है, जिसको देख के हमारे मन में वात्सल्य उमड़ना चाहिए, लाड आना चाहिए, वहां पर हवस की उत्पत्ति हो रही है। ये कैसी मानसिक ये। और इसके लिए अगर आप प्रश्न मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है हमारा सोशल मीडिया और हमारा आज का वातावरण। अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा केस राजस्थान के उदयपुर से जुड़े एक मावली क्षेत्र में हुआ, जहां पर एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ में पहले हत्या की जाती है, फिर
अपनी हवस को वो बालक की भी उम्र ज़्यादा नहीं है, 21 वर्ष की उम्र है, वो उसे पूरा करता है और उसके बाद उसके 10 टुकड़े वहाँ पर किए जाते हैं। क्यों आज भी स्थिति ऐसी है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो इन चीज़ों की शिकार हो रही है? क्यों बार बार हम निर्भया कांड की बात करते हैं, जिस महिला का बलात्कार होता है हम उसे निर्भया करार देते हैं? क्यों बार बार हम श्रद्धा की बात करते हैं? आज भी इस तरह की जो चीज़ें हो रही है उन सब के लिए क्या, चूंकि आप अधिवक्ता हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कानून ऐसे होने चाहिए कि ऐसी हरकत करने से पहले कोई भी व्यक्ति कम से कम 1000 बार सोचे? देखिए, कानून की हमारे पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। कानून हमारा बहुत अच्छा है। कमी है प्रक्रिया की। हमारी कानून व्यवस्था ने जो प्रक्रिया हमें सौंपी है बहुत ज़्यादा लंबी है। किसी भी अपराधी के मन में भय इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नहीं है कि वो कानूनी प्रक्रिया का सामना करेगा, क्योंकि वो स्वयं जानता है कि उस कानूनी प्रक्रिया के चलते चलते हो सकता है वो कहीं ना कहीं निर्दोष साबित हो जाए या वहाँ से निकल ले। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी कानून व्यवस्था में केवल जो प्रक्रियात्मक रूप से जो है वहाँ पर बनती है, प्रक्रियात्मक व्यवस्था की है। प्रशासनिक व्यवस्था को हम जिम्मेदार ठहराते हैं जब कोई घटना होती है। लेकिन मेरा प्रश्न हमेशा ये रहता है कि कोई भी एक प्रशासनिक अधिकारी, हम पुलिस वाले को लेकर, सुरक्षा का जिम्मा उनके पास में है, किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या वो वर्दीधारी जानता है? किस समय वो क्या सोचेगा, क्या ये वो जानता है? नहीं। ये सारी चीजें आती है वहीं से जहाँ से आपके संस्कार बनते हैं, जहाँ से लोगों की मानसिकता बनती है। एक समय था आज़ादी का, जब इस देश ने भगत सिंह, चंद्रशेखर दिए। कारण था उस समय का वातावरण। आज़ादी के लिए पूरे देश में एक ज्वालामुखी जली हुई थी। हर एक व्यक्ति आज़ादी की बात कर रहा था, हर एक व्यक्ति देश की बात कर रहा था, हर एक व्यक्ति राष्ट्र की बात कर रहा था। तो उस समय जो युवा बने, वो युवा भी वही बने जो ये मिट्टी चाहती थी, जो ये देश चाहता था। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, इसने, सोशल मीडिया ने, मैं पोर्न साइट्स बहुत सारी बंद करवा दी गई है, बंद हो चुकी है। लेकिन क्या आप बताएंगे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो अश्लीलताएं परोसी जाती है, एक 8 साल का बच्चा भी उसे देखता है, 7 साल का बच्चा भी देखता है, 21 साल का युवक भी उसे देखता है जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम वही करेंगे जो हम देखते हैं जी। और आप किसी व्यक्ति के मन की स्थिति को बनाने से रोक नहीं पाएंगे अगर जब तक उसके सामने की परिस्थितियां नहीं बदल जाती। इंसान का एक गुण होता है कि जब उसे ये कहें कि ये दीवार अभी गीली है, इससे तुम हाथ मत लगाना, तो वो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और ज़्यादा वो करने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है कि क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत है? और कानून की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से दूसरे देशों में कानून बना हुआ है कि इस तरह की हरकत करने वाले को सरेराह सरेआम जो उसे सज़ा दी जाती है, उसके बाद वहाँ पर सोच रखने वाले की जो परसेंटेज है वो यहाँ से, भारत से बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए इसको? देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और मानवाधिकार जो है सबसे पहले हमने स्वीकार किया था जब इसका मुद्दा उठा था अमेरिका में। तो पहली चीज़ तो ये कि कठोरतम व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो केवल एक रंजिश लगाई जाती है, जिसे बोल सकते हैं आप ईर्ष्या से या जलन से या किसी संपत्ति के विवाद को लेकर जो है इस प्रकार के केस लगा दिए जाते हैं। तो अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा शीघ्रता दिखा के उसी वक्त वही जो आप बता रहे हैं कि चौराहे पर फांसी लगाना वगैरह कर देते हैं, और अगर एक निर्दोष व्यक्ति वो सजा पा जाता है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का या मानवाधिकार का या कानून व्यवस्था का पूरी तरह से आधार हिल जाता है। इसलिए हमें ऐसी बात नहीं कि हमारे पास में जो है दंडात्मक विधि कमज़ोर है या दंडात्मक विधि हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में बहुत अच्छे कानून है इन चीज़ों को लेकर। 2013 के बाद में बहुत अच्छे संशोधन भी आए हैं, लेकिन जो इस्लामिक देशों में होता है, जैसा कहा जाता है, वो सभी लागू तो नहीं किया जा सकता। ये केवल बड़ी बातें हो जाती है। इसलिए अगर सुधार करना है तो हमें आधार से ही सुधार करना होगा। हमें उस चीज़ की नस जानकर या उस चीज़ की नींव जानकर ही सुधार करना होगा, कहाँ से उठ रहा है। दीपशिखा जी, ये बातें हो गई। अब
आपकी कविताओं पर फिर से मैं आना चाहूँगी। कोई ऐसी कविता जो देश में देश के ऊपर आपने लिखी है और लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, जिस तरह से आप 2018 से लगातार मंच पर आ रही हैं, उसके बाद एक ऐसी कविता आपके मुख से हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इन दिनों मेरी एक भारतीय वंदना है। चूँकि भारत माता की वंदना करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जितना इसने हमें दिया है उतना तो हम इसे दे नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इसके इतिहास को या इसके गुणों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैंने पिरोने का प्रयास किया है। मैं पढ़ देती हूँ, सुनेगा। कि स्वतंत्र सिंधु सी मुखर करूँ मैं तेरी आरती, स्वतंत्र सिंधु सी मुखर करूँ मैं तेरी आरती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती। स्वतंत्र सिंधु सी मुखर करूँ मैं तेरी आरती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती। वेद की ऋचाओं में, पुराण में, कथाओं में, वेद की ऋचाओं में, पुराण में, कथाओं में, उपनिषद का ज्ञान केंद्र, शास्त्र में, प्रथाओं में, ये आर्य भूमि, आर्यवर्त, आर्य संस्कृति अखंड, ये देव भूमि दिव्य दिनमान इसका है प्रचंड। ये आर्य भूमि, आर्यवर्त, आर्य संस्कृति अखंड, ये देव भूमि दिव्य दिनमान इसका है प्रचंड। समृद्ध संस्कृति का काल चक्र, सूर्य सारथी, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती। क्या है इस मिट्टी में, देखिएगा कि अंश अंश गर्भ में शूरवीर धीर हैं, अंश अंश गर्भ में शूरवीर धीर हैं, युगों युगों से आहुति भी दे रहा रुधिर है। विकट तिवेद नाय किंतु शस्त्र एक शौर्य का, गुप्त शुंग भोजपाल तेज दीप्त मौर्य का। विकट तिवेद नाय किंतु शस्त्र एक शौर्य का, गुप्त शुंग भोजपाल तेज दीप्त मौर्य का। पृष्ठभूत काल के कृपाण से सवारती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती। क्या देखा है इस मिट्टी ने कि धधकती अग्निकुंड सी जली सदा धरा यहाँ, धधकती अग्निकुंड सी जली सदा धरा यहाँ, स्वतंत्रता स्वच्छंदता का सोम है भरा यहाँ। अनेक शूल वक्ष पे कुषाण शक यवन यहाँ, असंख्य तुर्क है झुके मुगल हुए हवन यहाँ। अनेक शूल वक्ष पे कुषाण शक यवन यहाँ, असंख्य तुर्क है झुके मुगल हुए हवन यहाँ। उतार कोटि शीश काल दुष्ट दैत्य मारती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती, माँ वंदनीय। अंतिम बंद इस कविता का, सुनिएगा जी। कि ये रथ कभी रुका नहीं, ध्वज कभी झुका नहीं, ये रथ कभी रुका नहीं, ये ध्वज कभी झुका नहीं। अंधड़ों को चीरता ये दीप भी बुझा नहीं, मनु शिवा प्रताप के हैं दुर्ग यहाँ साक्षी, भुजाओं में सदैव ही विराजती मीनाक्षी। मनु शिवा प्रताप के हैं दुर्ग यहाँ साक्षी, भुजाओं में सदैव ही विराजती मीनाक्षी। तो विश्व रूप काल महंकाल बन के तारती, अजेय विश्व संपदा है वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती, माँ वंदनीय भारती। बहुत खूब, बहुत खूब। राजनीति पर आपने अगर कुछ लिखा है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से राजनीति चल रही है उसके बारे में अगर आपने अपने शब्दों में कोई कविता पिरोई है तो वो भी ज़रूर हम लोग सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। राजनीति तो ऐसा विषय है कि मुख्य रूप से उसके आसपास ही सारी चीज़ें हमारी आज है और देश की परिस्थितियाँ उससे प्रभावित होती है और समूचा देश ही उससे प्रभावित होता है, मैं यूँ कहूँगी। तो कुछ खास समस्याएं लेकर कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास किया है मैंने। हालांकि देखिए, दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो है कि हमारे प्रशासनिक और हमारा सिस्टम जो है वो कहाँ पर हिल रहा है, दूसरा है हमारा राष्ट्रवाद कहाँ पर हिल रहा है। जहाँ पर प्रशासनिक बातें आती है वहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखने का प्रयास करती हूँ, सुनेगा। कैसे हमने ये आज़ादी पाई है, कैसे यहाँ तक आए हैं और क्या क्या देख रहे हैं। कि तोड़ के जंजीर यहाँ तक आ गए, तोड़ के जंजीर यहाँ तक आ गए, धरती क्या आसमान पे भी छा गए। आहुति लगी तो आचमन भी हुआ, ज्योति में धुएं का आगमन भी हुआ। दल यहाँ दल दल दैत्य हो गए, बाग में बबूल के ये बीज बो गए।
घाव जो गुलामी के हैं सारे भरेंगे, भारत का नव निर्माण करेंगे, भारत का नव निर्माण करेंगे। कृषि प्रधान देश है, इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है कृषि का। सुनेगा कि अन्नदाता अन्न को तरसते दिखे, अन्नदाता अन्न को तरसते दिखे, नोट नौकरशाही में बरसते दिखे, जातिवाद वंशवाद एक सा जहर, खून से लिखी है अखबार में खबर, भूख भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई, गरीबी हमारी कागजों में मर गई, तो पूर्वजों की आन पे यूं शाही फेरेंगे, भारत का नव निर्माण करेंगे, भारत का नव। एक बहुत मुख्य मुद्दा है इस देश का। हम अपना कार्य कराने के लिए किसी भी कार्यालय में, क्योंकि हम ही अधिकारी है, हम ही कर्मचारी है और हम ही आम जनता है, हमें सब कुछ निकलता है। तो एक अपना काम कराने के लिए हम टेबल के ऊपर से एक 50 का नोट देते हैं। वो 50 का नोट कब टेबल के नीचे से जाने वाला 50 लाख का सूटकेस बनता है, हम स्वयं नहीं जानते। बिल्कुल। सुनिएगा कि रिश्तेदारी रिश्वत से है सभी की, ना आप चुके हैं ना मैं चुकी हूँ। रिश्तेदारी रिश्वत से है सभी की, छोटा हो या बड़ा ये है दासी अभी की। अरमान लाल फीता शाही में सड़े, जनता के सेवक जनता से भी बड़े। नेताजी का साला रोजगार ले गया, भाई का भतीजावाद मात दे गया। नेताजी का साला रोजगार ले गया, भाई का भतीजावाद मात दे गया, तो बेकारी की ऊंची परिभाषाएं देंगे, भारत का नव निर्माण करेंगे, भारत का नव निर्माण करेंगे। और केवल समस्याएं नहीं है, एक समाधान भी है और एक आग्रह भी है जो सभी जनता से मेरा रहता है। हम स्वयं जिम्मेदारी को समझें, मैं समझें, आप भी समझें कि तंत्र लोकतंत्र वाला ध्वस्त नहीं हूँ, तंत्र लोकतंत्र वाला ध्वस्त नहीं हूँ, अपने ही हाथ देश त्रस्त नहीं हूँ। भ्रष्टता हमारा किरदार न बने, धोखाधड़ी लूट व्यापार न बने। श्रेष्ठ हो सजग और स्पष्ट चाहिए, भारतीय तो कर्तव्य निष्ठ चाहिए, तो विश्व हेतु पद चिन्ह छाप धरेंगे, भारत का नव निर्माण करेंगे, भारत का नव निर्माण करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। जो वर्तमान स्थिति है उसे आपने अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती के साथ पिरोया है। आपकी कविता के अलावा और क्या क्या हॉबीज रही हैं, क्या क्या शौक रहे हैं? देखिए, कविता के अलावा चूंकि कला संकाय से हूँ और कला में रुचि रखने वाले प्रत्येक कला से जो है अपना लगाव या जुड़ाव रखते हैं जी। कविताएं लिखना मुझे पसंद है, कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाना मुझे पसंद है। या इसके अलावा अगर आप एक महिला की दृष्टि से देखें तो घर के जितनी भी कार्य किए जाते हैं बिल्कुल सभी मुझे पसंद है। तो कविता को इसलिए आपने अपना अहम वो माना और आप उस राह पर चल दी। और आज मेरा मानना है कि जो कार्य शब्द करते हैं वो कार्य कोई और नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में बदलाव हो और अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में कुछ नई चीजें आए, या हमें लगता है कि आम जनता क्या सोचती है इसे उनके सामने उन्हीं के शब्दों में या कुछ अलग तरीके से रखा जाए, तो वो चीजें कविताएं कर सकती है। तो आगे के बारे में क्या आपका प्लान है? किस तरह से आप अपनी कविताओं को आगे लिखने वाली हैं? अभी आपके जहन में क्या मुद्दा चल रहा है, उस बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, अभी तो जो मुख्य मुद्दा है वो मैं एक ही मानती हूँ कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो भाषण आते हैं या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो कह दिया जाता है, पहले तो उनके ऊपर लगाम लगे। हालांकि इस पर मैंने कविताएं भी लिख दी है और मैं मंच से वाचन भी करती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतवासी को ये समझना होगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म होते हैं। शब्द एक बार जब आपकी जिह्वा से निकलते हैं तो वो अपना कोई ना कोई प्रभाव छोड़कर जाते हैं, और ये तो वर्तमान में भी आपने देखा ही है कि उसने प्रभाव छोड़ा ही है। अब उसके बाद में आप ये कहें कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने जो कहा है उसका प्रभाव तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो आप सबसे पहली चीज तो होती है कि अपने राष्ट्र को समझें, और हमें ये देश
कैसे मिला है, हमें ये धरती कैसे मिली है, हमें किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता मिली है, उसका मूल्य समझें। क्योंकि जब हम अपनी स्वतंत्रता का मूल्य समझेंगे तब हमें हर एक चीज़ समझेंगे कि महिलाओं के लिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए हमारी सोच क्या होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या होनी चाहिए, मजदूरों के लिए क्या होनी चाहिए। दीपशिखा जी, आप आज एक काफ़ी अच्छे मुकाम पर हैं और काफ़ी स्ट्रगल भी आपने अपनी लाइफ में देखा है, किसान परिवार से आप हैं। तो जो वर्तमान में जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो कुछ अलग सोच रखती हैं और कुछ ज़िंदगी में कर गुजरने की इच्छा रखती हैं, उन्हें आज उदयपुर न्यूज़ के इस कार्यक्रम के ज़रिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहूँगी, 2 पंक्तियाँ पहले पढ़ देती हूँ, क्योंकि वर्तमान में जो आपने बताई है घटना और यहाँ की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है जी। और जब हम केवल नारे दे सकते हैं महिलाओं के लिए या केवल भाषण दे सकते हैं महिलाओं के लिए, वहाँ महिलाओं को स्वयं अपने लिए भी कुछ सोचना होगा। तब 2 पंक्तियाँ रखती हूँ कि प्रत्यम चापर बाण चढ़ाओ, प्रत्यम चापर बाण चढ़ाओ, विजय का दूजा नाम बनो, सम्मुख है कितने ही रावण, हे सीता अब राम बनो। आप स्वयं अपने उद्धारक हैं, आपको स्वयं आगे बढ़ के सोचना होगा। और मैं जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उन पर हमारी पकड़ नहीं है। उसके लिए दूसरा वर्ग, कहते हैं ना एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, महिला और पुरुष, दूसरे वर्ग का भी उतना ही सम्मिलित होना जरूरी है, लेकिन एक महिला ही एक पुरुष को जन्म देती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बेटा क्या सोचता है, क्या करता है और किस तरीके से इस देश के लिए काम आता है। तो स्वयं उद्धारक बने, स्वयं कहते हैं ना निर्माण करता हो, निर्धारण करता हो और इस सृष्टि के संचालक हो। जी दीपशिखा जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारी और अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। खास मुलाकात में हमारे साथ कवियत्री दीपशिखा जी थी, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति पर भी कई सारी बातें बताई हैं और साथ ही वीर रस की कवियत्री हैं, तो देश की राजनीति पे और माँ भारती का गुणगान भी इन्होंने आज इस कार्यक्रम के जरिए किया है। इनका कहना है कि महिलाएं स्वयं अपनी उद्धारक बने और आगे बढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च ये वो दिवस है जिसे एक साधारण तौर पर ले लिया जाता है, लेकिन यही वो दिन है जिसने आजादी का मार्ग प्रशस्त किया था। ये उन युवाओं का दिन है जिन्होंने फांसी पर चढ़कर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। उन शहीदों के चरणों में कुछ पंक्तियां सुमन के रूप में समर्पित करती, सुनिएगा। अब तलक कचोटती देश की व्यथा कहूं, अब तलक कचोटती देश की व्यथा कहूं, आने वाली पीढ़ियों को देश की कथा कहूं। कथा वो काल खंड की समय जहां पे रुक गया, कथा हिमाद्र तुंग की गगन जहां पे झुक गया। जली हुई धरा मिली पलाश वाली आग से, स्वर्ग पथ खिले मिले बसंत वाली फाग से। देखता ही रह गया गलत विधान देश का, और अमर शहीद लिख गए अमर निशान देश का। भोर की प्रभा खिली उदास मन विभोर था, कैसी प्रातः थी वो। भोर की प्रभा खिली उदास मन विभोर था, शांति की सलाख मध्य आंधियों का शोर था। अनमने अधर हुए स्तब्ध शब्द मौन थे, मान चित्र का घटाते मान चित्र कौन थे। प्रश्न सूर्य से किया तो बोला डूब जाऊं क्या, शौर्य की कथा लिखूंगा मृत्यु गीत गाऊं क्या। विश्व में नहीं घटेगा दिव्यमान देश का, अमर शहीद लिख गए अमर निशान देश का। 23 मार्च की शाम को जो फांसी दी गई, 24 मार्च को जो तय की गई थी, उसके संदर्भ में सुनेगा कि तय दिवस के पूर्व ही गगन का सूर्य ढल गया। तय दिवस के पूर्व ही गगन का सूर्य ढल गया, काली मां के स्वर मुखर से दृश्य ही बदल गया। चक्र चक्र व्यूह का हर सांस पे भारी पड़ा, मृत्युदेव सिर झुकाए बन के आभारी खड़ा। क्रांतिवीर रश्मियों की राह में गमन हुए, 3 पुत्र भारती की वेदी में हवन हुए। रक्त कण चुका गए सही निदान देश का, अमर शहीद लिख गए अमर निशान देश का। अमर शहीद लिख गए अमर निशान देश का। कि सांझ आरती उतारे काल का खपर लिए,
सांझ आरती उतारे काल का खप्पर लिए, उम्र की मचान पर जिए मगर कहाँ जिए। रंग दे बसंती चोले में अब न इनकलाब है, हौसलों में दिव्य तान तेज का प्रताप है। फांसियों को चूमती हवाओं से ही दिख लो, भारती के पुत्रों की यश प्रताएं सीख लो। नमन हुए सजल नयन नमन है प्राण देश का, अमर शहीद लिख गए अमर निशान देश का। अमर शहीद लिख गए अमर निशान देश का। कैसी रही वो फांसियां, कि फांसियां जो प्राण के प्रभात गीत गा रही, फांसियां जो प्राण के प्रभात गीत गा रही, फांसियां जो कंठ स्वर को दिव्य तट बना रही, फांसियां जो पुण्य की भगीरथी बनी यहाँ, फांसियां जो देश हेतु समरथी बनी यहाँ। फांसियों के स्वप्न की स्वतंत्रता प्रणम्य है, फांसियों पे टंग गई वो गर्दने भी धन्य है। गा रहा तिरंगा आज क्रांति गान देश का, अमर शहीद लिख गए अमर निशान देश का। अमर शहीद लिख गए अमर निशान देश का।